नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का आपका लोकतांत्रिक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है संवाद। मैंने चैप्टर 1 की जो है अपलोड कर दिया है उसकी वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। और आज जो है हम संवाद पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले संवाद है क्या, इसे समझते हैं। तो संवाद का परिचय यहाँ पर जो है हमें दिया गया है। तो संवाद में मैं आपको बता दूं कि 3 स्तर की सरकारें काम करती हैं, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकार होती है। तो ये 3 सरकारें जो हैं वो मिलकर काम करती हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो अब हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो यहाँ पर है कि संवाद क्या है, यानी संवाद क्या है। सबसे पहले ये मेन चीज़ आती है, हमें ये पता ही नहीं अभी तक कि संवाद है क्या, तो इसे पढ़ते हैं। आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था, और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। यानी पिछले अध्याय में जब हमने उदाहरण पढ़ा बेल्जियम और श्रीलंका का, तो हमने क्या देखा कि जो वहाँ की मेन आदमी था, जो वहाँ की केंद्र सरकार थी, उसकी शक्तियों को आपस में बांट दिया गया था। किसमें? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन सब में। तो इसमें जो है हम उन्हें बांटेंगे राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकार में। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थीं, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने परिवार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्र सरकार वापस भी ले सकती थी। यानी पहले भी जो वहाँ के लोग थे उनके पास अधिकार थे, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार वहाँ पर भी थी, लेकिन वहाँ पर राज्य सरकार कैसी थी कि वो केंद्र सरकार के अंडर में काम करती थी। अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो कभी भी राज्य सरकार को हटा देगी या फिर उससे सारी शक्तियों को छीन लेगी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए, और सन 1993 में कानून में कुछ बदलाव हुए और उसके बाद जो सरकार थी, जो प्रांतीय सरकार थी, उन्हें संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहीं। यानी इन अधिकारों के कारण क्या हुआ कि जो राज्य सरकारें थी, जो प्रांतीय सरकारें थी, वो केंद्र सरकार पर अब निर्भर नहीं हुई। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्र सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। लेकिन अभी भी श्रीलंका में क्या है कि एक ही केंद्र सरकार है, एकात्मक शासन व्यवस्था है, कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था श्रीलंका में नहीं है, और वही एक सरकार जो है सब कुछ चलाती है। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। यानी जो तमिल नेता थे वहाँ के, वो क्या चाहते थे कि देश में जो है वो संघीय शासन व्यवस्था लागू हो, सबको बराबर का अधिकार मिले। लेकिन वहाँ के जो सिंगली लोग थे वो ऐसा नहीं चाहते थे। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। यानी संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि जो भी सर्वोच्च सत्ता होती है, ताकत होती है, वो 3 स्तरों पर या 4 स्तरों पर या 2 स्तरों पर बट जाती हैं। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। यानी 2 प्रकार की सरकारें होती है संघीय व्यवस्था में। एक तो केंद्र सरकार होती है जो पूरे देश के मुद्दों को लेती है। अगर वो पूरे देश के मुद्दों को उठाती है, जैसे कि आपका बैंकिंग हो गया, आर्मी हो गया, ये सब कौन देखता है? आपकी केंद्र सरकार। फिर राज्य प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं, और उसके बाद क्या आता है? राज्य की सरकारें। जो राज्य की सरकारें होती हैं वो राज्य से जुड़े मामलों को देखती हैं, उन पर कानून बनाती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। यानी ये दोनों स्वतंत्र है, कोई भी एक दूसरे को कुछ भी काम करने से पहले पूछेगा नहीं। उनकी इच्छा है कि वो अपने राज्य में कैसे काम करना चाहते हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था ठीक उल्टी है। यानी संघीय शासन व्यवस्था क्या है? एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उल्टी। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं।
यानी संघीय शासन व्यवस्था में तो दो स्तर होते हैं और दोनों अपनी अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपनी अपनी इच्छा से। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जो लोग हैं, जो वहाँ के शासन करता है, वो एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है और वही सारी इकाइयों को बांटता है, वही राज्य सरकार को चलाता है, वही केंद्र सरकार को चलाता है, वही सब कुछ चलाता है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। इसमें जो केंद्र सरकार है वो प्रांत की सरकारों को भी आदेश दे सकती है, जो वहाँ की छोटी सरकार है। पर संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। यानी एकात्मक शासन व्यवस्था में तो जो बड़ी सरकार है वो छोटी सरकार को कुछ भी करने के लिए कह सकती है और उन्हें आदेश दे सकती है। लेकिन संघीय व्यवस्था में ऐसा नहीं है, वह अपनी मर्जी से कुछ भी बदलाव जो है नहीं कर सकती और राज्य सरकार पर दबाव नहीं बना सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। यानी जो जो वहाँ के लोग हैं, ये दोनों सरकारें एक ही शासन समूह पर शासन करती हैं। अब जो लोग देश में हैं वही लोग भी तो वही लोग राज्य में, जो लोग देश में वही राज्य में। ऐसा तो है नहीं कि राज्य के लिए अलग लोग आए और देश के लिए अलग लोग आए, नहीं, दोनों जो सरकारें हैं वो एक ही तरह के नागरिक समूह पर शासन करती हैं और दोनों को वोट मांगकर दोनों के लिए जवाबदेही होती है। आइए संघीय शासन व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। यानी अब जो संघीय शासन व्यवस्था में क्या क्या विशेषताएं हैं उनकी, उसे पढ़ते हैं। अब तो हमारे यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो सबसे पहले पहला पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है, ये भी आपको याद रखना है। जो भी पॉइंट अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको टिक लगा लेना बुक में, अगर बुक के साथ पढ़ रहे हो तो। और मैं वैसे भी आपको बुक से पढ़ाता हूँ, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं आगे थर्ड फोर्थ आपका पूरा सिलेबस इस साल कंप्लीट कराऊंगा मैं, जो आपका डिलीटेड सिलेबस है, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो अब हमारा जो संघीय सरकार होती है उसमें कितनी तरह की सरकार होती है? दो सरकार उसमें होती हैं, या फिर उससे अधिक हो सकती है। जैसे भारत में पंचायतें भी हैं, ये सब 3 स्तर की सरकारें भारत में हैं। अलग अलग स्तर की सरकारों पर एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। यानी जो दोनों सरकारें अभी मैंने पीछे आपको बताया कि एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। लेकिन उनकी अपनी इच्छा होती है कानून बनाने की, उसे लागू करने की, और उनके अधिकार, उनके क्या क्या अधिकार हैं उसके क्षेत्र भी अलग अलग होते हैं। विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार, यानी जो अलग अलग स्तर की सरकारें हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं, क्षेत्र में संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। यानी जो दोनों सरकारों के अधिकार हैं वो कानून में लिखे होते हैं, तो कोई भी जो है वो दूसरे के अधिकार को जो है वो हटा नहीं सकता, अपनी मर्जी से बदल नहीं सकता, और किसी के ऊपर भी कोई अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, और जो संविधान के जो मौलिक प्रावधान अधिकार हैं उनको कोई एक सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार अकेली नहीं बदल सकती। दोनों को मिलकर जो है उसे बदलना पड़ेगा, उसमें बदलाव करना पड़ेगा। ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। आंदोलन को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने के अधिकार है। यानी जो अदालत है, संविधान है, वो दोनों स्तरों की सरकारों की जो अधिकार है उनकी व्याख्या कर सकता है, उन्हें बता सकता है कि ये आपके अधिकार में नहीं, आप गलत कर रहे हो या आप सही कर रहे हो। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। यानी जो अलग अलग स्तर की सरकारें हैं उनके उनके जो अधिकार हैं, अगर उनमें कोई विवाद होता है तो उसमें न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उन्होंने रोकता है। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। यानी जो वित्तीय स्वायत्तता है उसे निश्चित करने के लिए, जो उनकी हक हैं, जो उनके अधिकार हैं, उसे निश्चित करने के लिए क्या होता है कि बहुत सारे स्तर पर जो है सरकारों के लिए राजस्व अलग अलग स्रोत, यानी जो उनके टैक्स लेने के, अगर उन्हें टैक्स लेना है तो वो केंद्र सरकार अलग टैक्स लगाएगी और राज्य सरकार का अलग टैक्स होगा। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। यानी 2 तरह के जो है संघीय शासन व्यवस्था के यहाँ पर उद्देश्य हैं। एक तो जो देश में एकता बनी रहे, और जो क्षेत्रीय विविधताएँ, यानी कोई भी जो समूह है वो अपने आप को देश से अलग ना समझे या फिर भेदभाव की भावना किसी के अंदर ना हो। इस कारण संघीय व्यवस्था
के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। यानी जो संघीय व्यवस्था है उसका जो गठन है उसके लिए दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियम पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वह अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। यानी दोनों स्तर की जो सरकार है उनके बीच ये संधि होनी चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि उनके क्या क्या अधिकार हैं। बार बार जो है वो अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती और उन्हें भरोसा होना चाहिए कि ये जो बड़ी सरकार है, जो दूसरी सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो राज्य की हो, वो हमारे अधिकारों को हमसे नहीं छीनेगी या फिर हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। आदर्श संघीय व्यवस्था में दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। यानी अगर सरकार देश में चलानी है दो या अधिक स्तर की, तो इसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो भरोसा और एक साथ रहने पर सहमति। ये दो चीज़ों के बिना जो है सरकार बनना मुश्किल हो जाता है किसी भी देश में दो स्तर की। केंद्र और विभिन्न राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यानी जो हर संघीय व्यवस्था में अलग अलग रूप से जो है देश में बंटवारा किया गया है। यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। यानी जो ऐतिहासिक तौर पर जो है वो संघ की स्थापना होती है। अगर हमारा इतिहास अलग है तो हमारा संघ भी अलग होगा। और संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती हैं। पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना। यानी ये जो है वो बहुत मेन है कि संघीय शासन व्यवस्था दो तरह की होती है। पहली तो ये कि बहुत सारे देशों को ले लिया और पूरा एक संघ बना लिया। जैसे आपको मैं ऑस्ट्रेलिया को उदाहरण देता हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे देश हैं, अलग अलग देश हैं, लेकिन उन्होंने जो है उसे एकजुट होकर बना लिया और उसका क्या नाम पड़ गया, ऑस्ट्रेलिया। तो आप इससे समझ गए होंगे। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं। यानी इसमें जो है दो देश, दो या बहुत सारे देश जो हैं वो अपनी अलग अलग संप्रभुता को दिखाते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और उन्हें ये भी पता होता है कि वो जो है वो अलग अलग हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं और अपने देश को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो बहुत सारे देश हैं अलग अलग और उनकी जो पूरी इकाई संघ बनाकर जो है पूरा एक ऑस्ट्रेलिया बनता है वगैरह। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों का समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरकत से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यानी इनमें क्या होता है कि जो राज्य की सरकारें हैं वो कम ताकतवर होती हैं, ऐसे जहाँ पर राष्ट्रों को द्वारा संघ बनाया जाता है, और जो केंद्र सरकार है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर वहाँ पर होती है, उनके पास ही सारी शक्तियाँ मौजूद होती हैं। क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। यानी संघीय शासन व्यवस्था का दूसरा तरीका क्या है कि एक देश है, जैसे हमारा भारत देश मान लो आप, तो जो भारत देश है उसमें बहुत सारे राज्यों को बना देना और उसके बाद उन्हें जो है वो राज्य स्तर की सरकारों पर कंट्रीब्यूट कर देना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। इस पूरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरकस केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती हैं। यानी इनमें भी जो है वो केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा ताकतवर होती हैं क्योंकि केंद्र सरकार के पास ही सबसे ज़्यादा शक्तियाँ मौजूद होती हैं। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं। वैसे तो इन व्यवस्था में सबको जो है समान अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें केंद्र सरकार को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, पर विशेष स्थिति में किसी भी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर कश्मीर के बारे में बात की गई है, तो अभी तो जो है वो कश्मीर से वो कानून हटा दिया गया है, लेकिन पहले क्या था कि कश्मीर को जो है वो विशेष अधिकार प्राप्त है और अभी जो है आपकी बुक से ये सब उन्होंने हटाया नहीं है, तो हमें जो है वो इसे पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक है वो है भारत में संघीय व्यवस्था। यानी भारत में संघीय व्यवस्था कैसे काम करती है। अभी हमने जो है पूरे वैश्विक स्तर पर पढ़ा कि पूरे विश्व में जो है देश अपने आप में इकाइयाँ बांटते हैं और किस तरह से अलग अलग देश जो हैं वो अलग अलग संघ व्यवस्था चलाते हैं। तो अब हम अपने देश भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। यानी हमने क्या देखा कि श्रीलंका और बेल्जियम जैसे छोटे देश, ये इनकी जनसंख्या भी कम थी या आकार में भी छोटे थे और इनको कितनी मुश्किलें आई इसके बावजूद। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। अब आप ये सोचिए कि वो तो इतने छोटे छोटे देश थे तब इनमें इतनी मुसीबतें आई, और भारत जैसे बड़े देश में तो कितनी मुसीबतें आई होंगी इस संघीय व्यवस्था को लागू करने में, जहाँ के धर्म, बहुत सारे धर्म हैं, जहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र हैं, बहुत सारी अलग अलग भाषाएं हैं, बहुत सारी विविधताएं हमारे देश में। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है, इस बारे में हम जो है पढ़ने वाले हैं।
आइए संविधान से ही शुरुआत करें, यानी सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे हम? संविधान से। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। यानी बहुत सारा जो यहाँ पर रक्त रंजित क्यों कहा गया, क्योंकि जो विभाजन हुआ था भारत से, जो है पाकिस्तान अलग हो गया और उसके लिए बहुत लड़ाई हुई और जो है लोग मारे गए। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र राजवाड़े भारत में विलीन हो गए। अब आज़ादी के बाद कुछ राजवाड़े थे, राजवाड़े यानी जिन पर राजाओं का शासन था, वो भारत में शामिल हो गए, जैसे कि जम्मू कश्मीर था एक, और भी कई सारे छोटे छोटे राजवाड़े थे। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया और भारतीय संविधान ने क्या किया कि भारत जो राज्य हैं, यानी उन्होंने देशों को आपस में नहीं जोड़ा, उन्होंने भारत में ही अलग अलग राज्य बना दिए। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। यानी अभी भी जो है वो भारत में एक संघ शासन प्रणाली नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ये संघीय शासन प्रणाली पर, सिद्धांत पर जो है वो आधारित है। यानी पूर्ण रूप से हम इसे संघ व्यवस्था नहीं कह सकते हैं। आइए हम अपने ऊपर व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। यानी हमने जो ऊपर अभी पढ़ा था 7 विशेषताओं को संघीय व्यवस्था की, उनको अब हम भारत के ऊपर लेकर पढ़ेंगे। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार या जिसमें केंद्र सरकार कहते हैं। यानी संघ सरकार को हम कौन सी सरकार कहते हैं? केंद्र सरकार। ये आपको याद रखना है। संघ सरकार जब भी लिखा हुआ है तो यानी जो केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए काम करती है। और ये जो थी वो 2 पार्ट में डिवाइड थी, जो संघीय व्यवस्था थी, एक तो संघ सरकार थी और एक राज्य सरकार है, और जो दूसरी थी वो राज्य सरकार थी। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। यानी जो संघीय व्यवस्था थी, यानी जो संघ था पूरा, केंद्र सरकार है, उसको क्या करना है कि पूरे देश पर उसको अपना शासन चलाना है। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। यानी बहुत बाद में जाकर वार्ड मतलब नगर पालिकाएँ बनाई गई, और उसके बाद शहरों में तो नगर पालिकाएँ हो गई और गाँवों में जो थे पंचायत, जिला, ये तीसरे स्तर की सरकारें बनाई गई। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं, और जैसे तीनों शासन व्यवस्थाएं हैं, इन तीनों के अलग अलग अपने अधिकार हैं, और कोई भी जो है वो किसी के नीचे काम नहीं करेगा, किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है। ये तीनों सूचियां इस प्रकार हैं। यानी संविधान में जो हमारा कानून है उसमें इन दोनों की शक्तियों को, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों की शक्तियों को जो है वो वैकल्पिक तौर पर बांटा गया है। तो उनको जो है हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार की शक्तियाँ। तो संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। यानी जो केंद्रीय व्यवस्था है, जो केंद्र सरकार है, उसमें कौन कौन से विषय आते हैं? जो कि मुद्रा है, जैसे कि हमारे नोट हो गए, वो पूरे देश में एक ही चलते हैं। कौन संभालता है? जो केंद्र सरकार है, वो जो पूरे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी सरकार संभालती है। उसके बाद जो संचार है, और उसके बाद जो विदेशी मामले हैं, किसी से लड़ाई हो रही है, किसी से कुछ आना है, निर्यात होना है, इम्पोर्ट होना है, एक्सपोर्ट होना है, कुछ भी होना है, उसमें कौन है? केंद्र सरकार। बैंकिंग है, उसमें भी केंद्र सरकार का जो है वो अधिकार है, केंद्र सरकार को। उसके बाद रक्षा, देश की रक्षा के लिए जो सैनिक है, इंडियन आर्मी, आपने देखा होगा इंडियन आर्मी, तो ये जो है कौन करता है? केंद्र सरकार। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की ज़रूरत है। अब इसमें जो है वो विभाजन इसलिए नहीं किया गया केंद्र सरकार में, क्योंकि इसमें जो है वो एक ही तरह की नीतियों की ज़रूरत है। अगर मान लो कोई देश हम पे हमला कर रहा है, तो हम ये 10 लोगों से पूछने थोड़ी जाएंगे। तो इसलिए एक व्यक्ति के यहाँ पर जो है एक नीति की यहाँ पर ज़रूरत होती है, इसलिए एक ही पार्टी को जो है वहाँ पर बिठाया जाता है। इस कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। इन सब मामलों पर जो है एक निर्णय की ज़रूरत है, इसलिए इन्हें जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में दिया गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। यानी ये सब जो मामले अभी हमने ऊपर पढ़े, इन सब पे कानून कौन बना सकता है? सिर्फ केंद्र सरकार। राज्य सरकार को इनसे कोई मतलब नहीं है। तो अब जो है हम दूसरी सूची पढ़ेंगे, जो कि है राज्य सूची, यानी राज्य सरकार की। तो राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। यानी राज्य सूची में कौन से हैं? जो कि वहाँ राज्य के निजी मामले हैं, वो किसी दूसरे राज्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जिस राज्य की सरकार है, जिस राज्य का चीफ मिनिस्टर है, वही जो है उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे पुलिस, आपने सुना होगा यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस। तो पुलिस जो है वो अलग अलग है, इसलिए अलग अलग राज्य अलग अलग बटे हुए हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। यानी राज्य सूची में जो बातें, जो इनके अधिकार है, उन पर कौन कानून बना सकता है? केवल राज्य सरकार। उसके बाद जो हमारी मेन जो तीसरी सूची आती है वो है समवर्ती सूची, जिसमें दोनों का जो है
सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। दोनों का जो है उसमें बहुमत होना चाहिए, तभी जो है कोई भी कानून पास होगा। जैसे समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। यानी इस पर जो है समवर्ती सूची में ऐसी सरकारें, दोनों सरकार को जो है मिलकर फैसला लेना पड़ता है। कोई एक सरकार मिलकर कोई भी कानून लागू नहीं कर सकती। इन विषयों पर कानून बनने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। यानी इस समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा? इस समवर्ती सूची पर कानून वो लोग, दोनों ही सरकारों को बनाना पड़ता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर जो है इस पर काम करना होता है। और अगर मान लो दोनों में मतभेद है तो सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है, तो उसका जो कानून है वही, जो उसका कानून है वही माना जाएगा। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है। अब जैसे कि आज़ादी से पहले कुछ विषय हमारे देश में नहीं थे, अब वो विषय संविधान में तो लिखे नहीं है, अब वो किसके अंडर में आते हैं, कौन अधिकार रखता है उन सभी जो सूची में नहीं है उन विषयों पर। फिर कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे, क्योंकि ये संविधान के बनने के बाद आए हैं। अब जो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, 3G है, 4G है, ये सब किसके अंडर में आएंगे? क्योंकि संविधान बना था तब तो ये सब हमारे देश में नहीं थे, तो लोगों को भी नहीं पता था, तो उन्होंने इसके बारे में संविधान ही नहीं बनाया। अब ये किसके अंडर में आएंगे? तो आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बच्चे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। यानी जो भी अब नए विषय आएंगे, कोई भी विषय है, कैसा भी विषय है, वो सारे के सारे केंद्र सरकार के अधिकार में चले जाएंगे, केंद्र सरकार के अंडर में आ जाएंगे और केंद्र सरकार ही जो है उन पर फैसले लेगी और उन पर जो है वो कानून बना सकती है। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। यानी हमने ऊपर देखा था कि जब बहुत सारे देश जो थे वो साथ मिलकर सबको साथ ले लेते हैं, एक संघ बना लेते हैं, लेकिन वो जो है वो फिर भी अलग अलग चलते हैं और उनमें जो है ज़्यादा एक दूसरे को अधिकार नहीं देते, वो अपनी इच्छा चलाते हैं। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है और भारत में कुछ राज्यों को जो है विशेष अधिकार प्राप्त थे पहले। जैसे कि मान लो आपका जम्मू कश्मीर है, उसमें पहले जो क्या था, उसमें पहले ये था कि आप जो है वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते, उसके भी विशेष अधिकार थे। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, और अपने विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। यानी ये कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। अब कुछ राज्य हैं जो पूर्ण राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है आपका, वो पूर्ण राज्य है, लेकिन दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो कुछ राज्यों को विशेष अधिकार जो है वो प्राप्त हैं। ये विशेष शक्तियाँ स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी हैं। और ये सब जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं कुछ राज्यों को, ये ठीक भी हैं कुछ, क्योंकि लोगों की पहले की संस्कृति है, कुछ लोग हैं जो अपने आप को देश से जुड़ा हुआ मानते हैं, उन्होंने पहले से कुछ सोच कर इसे बनाया और इसलिए ये अभी भी उपयोगी है और इसे चलाया जा रहा है। भारतीय संघ की इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। यानी भारतीय संघ में बहुत जो इकाइयाँ हैं, जो राज्य हैं, उनको बहुत कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं। वे वैसे छोटे इलाके हैं जो आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत न बन सकते हैं। यानी दिल्ली जो है अब इतना बड़ा भी नहीं है कि उसे पूर्ण राज्य बनाया जाए, और दिल्ली इतना छोटा भी नहीं है कि उसे जो है किसी राज्य में मिला लिया जाए। तो अब उसका क्या करें, तो इसलिए जो है वो उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। यानी किसी जो मौजूदा प्रांत है, जैसे उत्तर प्रदेश है, तो दिल्ली को उसमें जोड़ना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। यानी अब ये मैंने आपको बताया, इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। यानी ये जो क्षेत्र हैं ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको राज्यों वाले अधिकार प्राप्त नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। यानी ये जो इलाके हैं इन पर शासन कौन चला सकता है, केंद्र सरकार। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। यानी जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच ये जो सत्ता का बंटवारा है ये एकदम ठीक है और ये संविधान के तहत है, यानी बुनियादी है। और इससे जो है अधिकारों, जो दोनों पार्टियों के अधिकार हैं, उनमें बदलाव कर पाना संभव नहीं है।
अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती, यानी जो संसद है वो भी इनके कानूनों को नहीं बदल सकती, इनके अधिकारों को नहीं बदल सकती। जैसे कोई कह दे कि भाई दिल्ली को जो है केंद्र शासित से हटा दो, तो वो ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। यानी क्या होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो संसद के दोनों सदन है पहले उसमें 2/3 बहुमत से उसे पास कराओ। उसके बाद सभी जो आधे राज्य हैं उनकी बहुमत में लोकसभाओं में विधानसभाओं में उसे मंजूरी दिलवाओ, तभी जो है आपका कानून लागू होगा। उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर करते हैं तो उसके बाद ही कानून को लागू किया जाता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी जो न्यायपालिका है, यानी जो कोर्ट है आपका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जो है संवैधानिक प्रावधानों यानी जो उनके अधिकार है सरकारों के, उसको निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। यानी अगर किसी में टकराव हो गया, कोई किसी के अधिकारों को छीन रहा है या फिर कोई जो है अपने अधिकारों का सही से उपयोग नहीं कर रहा है, तो इसका फैसला कहाँ होगा? न्यायालय में, यानी कोर्ट में। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है वो किसी पर टैक्स लगा सकती है, कोई भी टैक्स बना सकती हैं, या फिर जो है वो कोई भी संसाधन जमा कर सकती हैं अपना। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकती हैं अच्छे से। अब जो है हमारा अगला टॉपिक यहाँ पर आ गया है, जो कि है संघीय व्यवस्था कैसे चलाते हैं। यानी जो हमारी संघीय व्यवस्था है वो कैसे चलती है, कैसे जो है उसमें काम होता है। तो संघीय व्यवस्था को भी पढ़ लेते हैं। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी हैं, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। यानी जो संघीय व्यवस्था है उसके लिए कानून तो जरूरी है, अगर कानून नहीं होगा तो कोई संघीय व्यवस्था का पालन ही नहीं करेगा। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। यानी भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो इतनी कारगर साबित क्यों हुई, इतनी अच्छी साबित क्यों हुई, इसका कारण यही नहीं है कि बस कानून बना दिए, कानूनों को जो है पालन भी करवाना पड़ता है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ के लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। यानी यहाँ का जो लोकतांत्रिक राजनीति का चरित्र है उसे हमें सारा श्रेय देना होगा, तभी जो है हमारा जो संघीय व्यवस्था है वो चल रहा है। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यह क्या काम किस तरह हो पाया। यानी जो संघवाद की जो हमारी प्रक्रिया है वो कैसे हमने शुरू की, कैसे जो है हमने अपने देश में संघीय व्यवस्था लागू की। तो इस पार्ट में दोस्तों हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले पार्ट में हम भाषाई राज के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and goodbye.